नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक अहम खबर की, वायदा वैन को लेकर। जिस तरह से सेबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, क्योंकि वायदा वैन की जो समय सीमा थी वो 1 साल तय की गई थी, जिसकी समय सीमा कल खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे सेबी ने 1 साल और बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, बहुत उम्मीदें थी, आज एक्सचेंज से बात भी हो रही थी, वो लोग भी काफी निराश थे। क्या वजह थी? ऐसी सिर्फ महंगाई ही वजह थी या और कुछ वजह थी, क्योंकि सरकार ने इसे फिर से 1 साल का बैन लगाने का फैसला किया है? हाँ, नमस्कार विष्णु जी। देखिए, हमारे को काफी उम्मीदें थी, जैसे आपने भी बोला, और पूरे जो एक्सचेंज के लोग हैं और बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको उम्मीद थी कि ये रीलॉन्च होंगे। लेकिन हम कुछ मिस कर रहे हैं, लगता है। इन्फ्लेशन जो है, सारे गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर उनका कंसर्न है। तो मेरे को लगता है ये जो बैन को एक्सटेंड किया गया है, ये भी इन्फ्लेशन को लेकर किया गया है। अगले साल इलेक्शंस भी हैं और इसलिए गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं और ज्यादा कंट्रोल में लाने की जरूरत है, इससे पहले कि हम ये कमोडिटीज को दोबारा लॉन्च करें। तो हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। हम काफी होप कर रहे थे कि ये आ जाएगा। देखिए, ये जो वायदा बाजार के अंदर हेजिंग मैकेनिज्म है और प्राइस डिस्कवरी है, मेजर मुद्दे हैं जिसकी वजह से एक्सचेंजेस बनाए गए हैं। अगर हम वैल्यू पार्टिसिपेंट्स को, फार्मर्स को, एफपीओस को हेजिंग नहीं करने देंगे और इंटरनेशनली प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी, ये भी कहीं उचित नहीं लगता। तो हम दोबारा इसमें मेहनत करेंगे, दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जीओएम्स में जाएंगे, जो इनका मिनिस्टर्स का पैनल है जो कि इसको डिसाइड करता है। तो हम दोबारा उनको अप्रोच करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि इसको लॉन्च करने की जरूरत है। अभी तो नहीं, अभी इसके गैप के बाद हम दोबारा इसमें कोशिश करेंगे। यहाँ है जिसको दूर किया जाए ताकि बैन की कभी नौबत ना आए। मार्केट को, जैसे मार्केट के डेप्थ को बढ़ाया जाए, जागरूकता को बढ़ाया जाए, और इतने ज़्यादा वॉल्यूम हो, इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो कि रियल प्राइस डिस्कवरी हो। क्योंकि महंगाई या प्राइस की अगर रिगिंग की अगर बात की जाए तो वो उसके लिए वायदा तो जिम्मेदार नहीं है, सिस्टम जिम्मेदार जरूर हो सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीजें जो करने पर हो सकता है कि इस तरह की नौबत ना आए, दोबारा बैन ना लगाया जाए, और जब वायदा दोबारा से आए तो मजबूती के साथ खड़ा हो, कभी इस तरह के फैसले नहीं लिए जाए? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ अगर फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स होंगे इस मार्केट में, तो ये हमेशा इसकी आशंका रहेगी कि ये बैन हो जाए। तो हमारे को सारे पार्टिसिपेंट्स को लेकर आना है, और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी एडुकेट करने की जरूरत है। इनको ये बताने की जरूरत है कि जो स्पॉट मार्केट के प्राइसेस होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं, ना कि फॉरवर्ड मार्केट उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो ये हमारे को और जरूरत लगती है पॉलिसी मेकर को बताने की, उनको कन्विंस करने की कि इसका कोई असर नहीं होता स्पॉट प्राइसेस में। ये बल्कि एक बहुत अच्छा टूल है। 40% जो हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, मैकेंजी की स्टडी कहती है, वो कमोडिटी इकोसिस्टम से आएगा। वो इकोसिस्टम को हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, और इस इकोसिस्टम में डेरिवेटिव मार्केट जो है एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो हमारे को इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रेंथन करना है, और सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताना है कि इससे फायदा उठा सकते हैं इन मार्केट्स का। और यही चीज हमारे को पॉलिसी मेकर्स को बतानी पड़ेगी। आखिरी सवाल अब ये होगा, क्योंकि कई सारे ऐसी भी कमोडिटी है, जैसे चना को ले ले, जो एमएसपी से काफी नीचे है और लंबे समय से एक सुस्त में है। दालों के भी, बाकी दालों भी में भी एक रेंज में कारोबार हो, चाहे मूंग वगैरह हो, सोयाबीन जैसे अराइवल का टाइम था। क्या कुछ खास कमोडिटीज के बैन को हटाया जाना चाहिए था, और उम्मीद की जा सकती है कि 1 साल से पहले भी सरकार इसको वापस ले? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। जैसे आपने भी बोला कि कई कमोडिटीज हैं जिसमें जिनके प्राइसेस जो हैं एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। तो हमारे को अगर प्रोटेक्ट करना है फार्मर्स को भी, फॉर अपसाइड ऑल्सो, जब वो अपनी ये बुझाई करते हैं, उनको पता हो कि हमारे को क्या प्राइसेस मिले हैं। मार्केट्स बहुत अच्छी तरह बता पाती हैं और मार्केट में वो पार्टिसिपेट करके उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे को उम्मीद है कि अगर हम और दोबारा अच्छी तरह से जीओएम्स के पास जाएंगे, बाकी मिनिस्ट्री जो डिसाइड करती हैं उनके पास जाएंगे,
और बता पाएंगे कि इसको दोबारा लाने की जरूरत है। और इससे सिर्फ कीमतों की जो बात है उसको हम मतलब हमारे को इम्पोर्टेंस देनी है इन्फ्लेशन की, बट इसका कोई असर नहीं होता, ये हमारे को बताना है पॉलिसी मेकर्स को। और फार्मर्स इससे बहुत फायदा उठा सकता है। एफपीओ का आपको भी पता है विष्णु जी कि एफपीओ ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा हुआ था पिछले 1 साल से। तो हमारे को लाने की जरूरत है इन सारी कमोडिटीज को इन वायदा बाजार के। ओके, यानी एफपीओज के जरिए किसान पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो फार्मर्स का वो संगठन है, और जब भी क्योंकि उनके पास फिजिकल स्टॉक होता है किसानों के पास, तो फिजिकल स्टॉक में दाम ऊपर या नीचे जाने की पूरी गुंजाइश रहती है। अगर आपके पास स्टॉक है, अगर आपको लगता है कि भाव नीचे जाने का जोखिम है, तो आप होल्ड कैसे करेंगे? होल्ड तभी करेंगे जब आप उसके प्राइस रिस्क को हेज कर पाएंगे, यानी गिरावट में भी आपको नुकसान नहीं हो। वो टूल्स सिर्फ वायदा बाजार के पास ही उपलब्ध है। यानी वाधवा साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला, लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा कि सीपीआई, एक्सचेंज या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो, उनकी कोशिश यही हो कि अगर 1 साल का वक्त मिला है तो इतनी मजबूती के साथ, इतनी जागरूकता के साथ लोगों तक पहुंचे और अंतिम कड़ी तक पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लार्जर पार्टिसिपेशन हो, डेप्थ बढ़े, बड़े वॉल्यूम के साथ हम जब एंट्री करें तो दोबारा इस तरह के फैसले सरकार को नहीं लेने पड़े, क्योंकि महंगाई रिगिंग, प्राइस रिगिंग नहीं हो, प्राइस बेवजह नहीं बढ़े, जो भी हो हाजिर बाजार के साथ पूरे भाव का तालमेल हो। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार में अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की तेजी दिख रही है, कई सारे ऐसे ट्रिगर है। एक तो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, और चीन में वापस से कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक बार से फिर चिंता गहरा गई है। क्या दुनिया भर में भी इस तरह के मामले देखने को मिल सकते हैं? वो चिंता ग्रोथ की रिकवरी पर असर डाल सकता है, और उसका फायदा यहां पर गोल्ड और सिल्वर को मिल रहा है। हालांकि बड़ी तेजी के बाद आज एक रेंज में जरूर कारोबार कर रहा है, लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहां से तेजी का कितना रूम है। अगर ट्रेडर्स है तो क्या करें, इन्वेस्टर्स है क्या करें, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, और साथ ही रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। वंदना जी, क्या लग रहा है, क्या आप सलाह दे रही हैं ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को गोल्ड और सिल्वर में? जी नमस्ते विश्व मोहन जी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दो चीजें हैं। जो मेगा ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पे अपसाइड का है विश्व मोहन जी, और 55,500 का जो लेवल है वो यहाँ पे अब इसके लिए कोई नई बात नहीं रह गई है, ये दोबारा यहाँ पे टच कर सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को यहाँ पे एक करेक्शन का मौका मिलेगा विश्व मोहन जी। मुझे लग रहा है कि अगर 54,875 से नीचे आए तो ही यहाँ पे सेल करना चाहिए, नहीं तो ये रिस्की कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे टारगेट छोटा सा रखना होगा 54,700 का। स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 54,950। अगर यहाँ पे बाइंग का, क्योंकि बिल्कुल टेक्निकल गेम अब यहाँ पे हो गया है ये, तो मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग करनी ही है तो सेफली यहाँ पे अगर 55,000 से ऊपर का लेवल आता है तो ही बाय करें। जो अपसाइड टारगेट रहेगा वो 55,500 का होना चाहिए। और जो मेगा ट्रेंड है यहाँ पे गोल्ड का, ये अभी भी अपसाइड का रहेगा। और जैसे जैसे केसेस, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी यहाँ पे विश्वमान जी ओपन हुई है, उसके बावजूद आप देखिए कि वहां का ना डेटा में इंप्रूवमेंट है, ना फिर से लॉकडाउन की बात वहां पे चल रही है, और जो कोविड के डेटा आ रहे हैं वो यहाँ पे डराने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी बुलियन काउंटर पे आया। दूसरी चीज विश्वमान जी यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट है। अगर फिर से 104 से नीचे की क्लोजिंग देता है वीकली क्लोजिंग, तो मेरे ख्याल से गोल्ड के लिए एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो अगले हफ्ते भी बना रहेगा। आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर, आप क्या सलाह दे रहे हैं रवि जी? गोल्ड एंड सिल्वर वैसे व्यू पॉजिटिव है। लगातार हमने हाईलाइट किया है कि पर्टिकुलर जो बॉन्ड होल्डर्स एंड जो गोल्ड मार्केट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज डिफरेंस ये आया है कि पहले जो सेफ हेवन का पैसा है वो बॉन्ड्स में जा रहा था, बट यूएस ट्रेजरी यील्ड्स है या डॉलर इंडेक्स है जो सेफ हेवन के दौर पे माने जा रहे थे, उसमें थोड़ा करेक्शन है। तो अभी जो काफी बड़ा पैसा है या काफी बड़ा पैसिव इन्वेस्टमेंट है, इसका एक पार्ट है वो एज ए सेफ हेवन गोल्ड में आ रहा है। तो फंड मैनेजर्स की बाइंग पे अच्छी है, एंड पर्टिकुलर ईयर एंड है तो थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन होगा, मोमेंटम थोड़ा कम होगा, पर लग रहा है कि पॉजिटिव साइड इंटेक रहेगी। इतने उछाल के बाद थोड़ा टाइम करेक्शन हो, बट गोल्ड में मुझे लग रहा है कि बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना है। 54,900 के करीब अभी प्राइसेस चल रहे हैं, 54,800 के करीब एक बार बाय करें, 54,600 का स्टॉप लॉस, और अपर साइड मेरा मानना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 55,380 तक के लेवल आने चाहिए। वहीं सिल्वर में थोड़ा बहुत आज रेजिस्टेंस ब्रेक किया है उन्होंने, 69,500 के करीब जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके सिल्वर अभी ऊपर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर 69,200 के करीब मिलता है, सिल्वर पे बाय करें 68,700 के स्टॉप लॉस से। अपर साइड मेरा मानना है कि 70,000 तक के लेवल फिर से अचीव होने चाहिए। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल का मार्केट काफ़ी दायरे में है, असमंजस की स्थिति है। उनको लगा कि जब चाइना की रीओपनिंग हो रही है तो वहाँ से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन
केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो दूसरी चिंता फिर से निकल कर आ रही है। क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब किस तरह की चाल दिखेगी वंदना जी, किस तरफ जाएगा कच्चा तेल? विश्वमन जी बिल्कुल मिक्स फिगर है यहाँ पे। डॉलर इंडेक्स डाउन है, पॉजिटिव है। चाइना का यहाँ पे एक कंसर्न आ रहा है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है यहाँ पे। इस बार जो डेटा आना है विश्वमन जी वो थोड़ा सा नेगेटिव है, चाहे वो यूएस से हो या अदर इकोनॉमी से हो, तो ये अपसाइड को कैप रखेगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव है। हल्की सी बाइंग के लिए, मार्जिनल बाइंग के लिए यहाँ पे मैं बाय कॉल देना चाहूंगी। 6350 एक लेवल रहेगा जहां बाय करना चाहिए। 6450 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 6300 का यहाँ पे लगा के चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम एक बार हम 6600 तक के जो प्राइसेस हैं वो क्रूड में आता हुआ देख सकते हैं। नीचे का बेस यहाँ पे 6000 का रहना चाहिए। तो जो असमंजस की स्थिति यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी में है वो बहुत अच्छे से क्रूड ऑयल यहाँ पे दिखा रहा है चार्ट पे। ओके, आपका व्यू कच्चे तेल पर रवि जी? वैसे मोमेंटम पॉजिटिव है, बट ये चाइना एंड जो ग्लोबल पर्टिकुलर जापान, यूएस, यूके में जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से जो पहले तेजी की एक्सपेक्टेशंस मार्केट कर रहा था, शायद इतनी वन साइड तेजी ना हो, बट ऑल ओवर पॉजिटिव ट्रेंड रखना चाहिए। दो उसमें बड़े ट्रिगर है। एक ट्रिगर आज मॉर्निंग में न्यूज आया कि रशिया की जो सप्लाई है उन्होंने आर्टिफिशियली 11% कम की लास्ट मंथ, एज वेल एज जो सेकंड है कि जो यूएस अपना रिजर्व कम हुआ था उसको फिल कर रहा है, तो उसकी भी डिमांड है। तो मुझे लग रहा है कि चाइना का जो नेगेटिव फैक्टर है उसके सामने ये दो पॉजिटिव फैक्टर शायद शॉर्ट टर्म के लिए, प्राइस के लिए पॉजिटिव रहे। मेरे हिसाब से बाय करना है 6300 के करीब मिलता है। 6240 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 6420 का रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर से लिमिटेड अपसाइड 6500 तक की देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में आज 2% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। 454 रुपये के आसपास एमसीएक्स पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इन करंट स्तरों पर क्या सलाह दे रही हैं वंदना जी? विश्वमन जी दोनों कॉन्ट्रैक्ट का जो गैप है ये काफी मिनिमाइज हुआ। ये एक देखने की बात है, नेशनल गैस में न्यू डेवलपमेंट है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे 420 जो है वो काफी अहम सपोर्ट है, उसको ये कमोडिटी तोड़ नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से अभी से जो यहाँ पे एक बाउंस आया है इसका इस्तेमाल मैं बाइंग जोन में ही करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 454 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अपसाइड टारगेट थोड़ा सा मॉडरेट रखना होगा 465 से लेके 470 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 448 का। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो बाइंग है वो यहाँ पे इवनिंग में भी कंटिन्यू रहनी चाहिए नेचुरल गैस में। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज जिंक सबसे ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है 276 रुपये के ऊपर। कॉपर 715 रुपये के आसपास, यहाँ पर भी तेज़ी है। एल्युमिनियम भी 0.25% से ज़्यादा ऊपर है 210 रुपये के आसपास। लेड में भी तेज़ी है 187 रुपये के आसपास। क्या पसंद आ रहा है आपको यहाँ पर रवि जी? बेस मेटल्स में कहाँ पे ट्रेड की सलाह दे रहा है, कहाँ बाइंग करने की सलाह है? पर्टिकुलर क्रूड की तरह ही बेस मेटल में है, वहां पे फंडामेंटल मिक्स बन चुके हैं। पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स नीचे है तो इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट प्राइसेस को मिल रहा है। हालांकि चाइना सबसे बड़ा सारे मेटल्स में इधर वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है या कंज्यूमर है, तो मेरे हिसाब से चाइनीज फंडामेंटल की काफी प्रभाव वहां पे होगा। हालांकि अभी भी चाइना कितना रीओपन करेगा उतना मार्केट को अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे हिसाब से सप्लाई के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जहां सप्लाई की कमी या सप्लाई के डिस्टर्बेंस है वो कमोडिटी इंक्लूडिंग कॉपर, जिंक पॉजिटिव रह सकते हैं सामने। लीड एंड एल्यूमिनियम थोड़ा टेपिड रह सकते हैं। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम जहां पे इन्वेंटरीज का कोई इश्यू नहीं और स्पॉट प्रीमियम्स काफी नीचे आ रहे हैं, तो दोनों कमोडिटी जिंक एंड एल्यूमिनियम में मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। जिंक में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। पॉजिटिव साइड मुझे लग रहा है 278 तक के लेवल आने चाहिए। 272-80 के करीब मैंने बाई की रिकमेंडेशन दी है। 270 के स्टॉप लॉस के साथ जिंक में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है। सामने एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है 210-60 के करीब बेच के चलना है। 207 तक के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। 212-80 का एक स्टॉप लॉस लगा है। तो दोनों जैसे ट्रेंड मिक्स है, मेरी स्ट्रेटेजी भी मिक्स रहेगी। ओके, यानी जिंक और एल्युमिनियम इनकी दो टॉपिक है। सेल की सलाह यहाँ पर। जिंक सर आपकी बाई है? यस, जिंक बाई एंड एल्यूमिनियम सेल। ओके, यानी एक टाइपो एरर है। जिंक की जो कॉल है वो बाई कॉल है। 272 रुपये 80 पैसे पे बाई करना है। 278 रुपये के टारगेट के लिए बाई कॉल है। 270 का स्टॉप लॉस लगा है। एल्युमिनियम सेल कॉल है। 210 रुपये 60 पैसे पे एल्युमिनियम को बेचना है। 207 रुपये के टारगेट के लिए 212 रुपये 80 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। वंदना जी आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? विश्वमन जी बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ पे मिक्स एक ट्रिगर्स है मार्केट में, और अभी आने वाले टाइम में अभी थोड़ा सा जीडीपी डेटा भी है एक दो कंट्री का, वो भी यहाँ पे पता चलेगा, यूएस का भी इनफैक्ट। तो अनचेंज डेटा आने की यहाँ पे उम्मीद है, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा डाउनसाइड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फायदा मिल सकता है जिंक को। जिंक में सप्लाई टाइटनेस बहुत ज्यादा है, 276 के करीब बाइंग रिकमेंड करूंगी, 278 का टारगेट होगा, छोटा टारगेट दे रही हूँ ताकि इंट्राडे कॉल्स मतलब ये अचीव हो जाए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 275 का। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में भी थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे है, और डाउन साइड लिमिटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्रूड ऑयल से एल्यूमिनियम। थोड़ा अगर सपोर्ट देता है तो बाइंग यहाँ पे आएगी, 210 के करीब बाइंग करना चाहिए, 213 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 208 रुपए 50 पैसे का लगाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में ग्वारसीड और ग्वारगम आज काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। 12,300 के आसपास ग्वारगम है, 3.5% से ज़्यादा नीचे है। ग्वारसीड 3.25% नीचे, 5,850 के आसपास। रवि जी, ग्वारसीड और ग्वारगम में क्यों बिकवाली फिर से हावी हो गई है? क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? किस तरह के उत्पादन नंबर की उम्मीद लगाई जा रही है? बेसिकली एक्सपेक्टेशंस 80 से 1 CR के करीब उत्पादन की पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। एक फेयर एक्सपेक्टेशंस 80 के करीब आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत जो आज का करेक्शन है वो टेक्निकल में मान रहा हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी थी और कल काफी कमोडिटीज में लास्ट मोमेंट में बड़ा शॉर्ट कवरिंग दिखा था, तो आज वो शॉर्ट कवरिंग यूज ऑफ हुआ है। एंड इसके हिसाब से कल 20 तारीख को एक्सपायरी थी, तो एक मुझे लग रहा है कि वो भी मोमेंटम थोड़ा टेक्निकल था, आज भी थोड़ा मोमेंटम टेक्निकल है। ऑल ओवर फंडामेंटल मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्रूड का सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। उसके अलावा आप देखें तो जो अभी फियर है मार्केट की, जो एक्सपोर्टर की ओर से कम डिमांड होगी, ऐसा फियर मार्केट बना के बैठा है, क्योंकि आज भी हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग है और वो हमारी सिचुएशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एज वेल एज देखे तो जो परिवहन है एंड एयर शेड्यूल से उसमें वो लोग कुछ बदलाव ना करे, तो मेरे हिसाब से गुआरगम गुआरसीड में कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा। चाइना डेस्टिनेशन है तो थोड़ा बहुत अभी मार्केट कंसर्न है, बट मुझे लग रहा है डिप को बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना है। लेवल स्पेसिफिक बात करें गुआरगम में, मुझे लग रहा है अगर 12,100 12,120 के करीब बाद मिल जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर ले 11,800 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड एक मोमेंटम बनेगा, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको 12,700 तक के लेवल्स दिखने चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये गिरावट को बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। जीरे पर सबसे पहले बात करते हैं स्पाइसेस में, क्योंकि जीरा लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। हालांकि आज ऊपरी स्तर पर दबाव जरूर है, लेकिन आज भी रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा था। 29,200 के ऊपर भी भाव हमने जाते हुए देखा था। हमारे साथ जीरा कारोबारी जीरा मसाला ट्रेडर किशोर शाह हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है सर, जीरे में ग्राउंड पर क्या हो रहा है? किस तरह के सोइंग के ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं और उत्पादन को लेकर नया अनुमान क्या है अब? सर जी, यहाँ तो डे बाय डे चक्के चौके ही लग रहे हैं अभी जीरे में। जी जी, जो टारगेट पहले दिए वो सब अचीव हो रहे हैं अभी। आज भी हाजिर के अंदर जीरा सर कम से कम 500 से 700 रुपए किलो ऊंचा है। ओके। जबकि वायदा नीचे थोड़ा 300 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली माल की थोड़ी दिक्कत है, यहाँ माल अराइवल भी कम आ रही है और गोडाउन खाली हो गए मोस्ट ऑफ। रही बात प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर अभी भी इतनी मौसम इतना ठंडा नहीं है कि प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा जितना अपन को चाहिए। गुजरात के अंदर 10 से 20% की कमी है और राजस्थान के अंदर 10% की बढ़ोतरी है, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है। जब तक मौसम अनुकूल नहीं होता है तब तक अपन बोल नहीं सकते कि जीरा कितना उत्पन्न होगा और कितना आएगा अपने हाथ में। जीरा एक ऐसी वस्तु है जब अपने हाथ में आएगा तभी उसका प्रॉब्लम लगा सकते हैं आइडिया कि इतना जीरा अपने हाथ में आया। ओके सर, ऊंझा की जो अभी तक ऐसा अनुमान लग रहा है कि जीरा 15 फरवरी तक, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा जीरा टूट जाए। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, लेकिन जो टारगेट दिए 290 305 ये भी अच्छी हो जाएंगे और आगे हो सकता है 340-50 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। ओके, यानी 30,000 के ऊपर भी जाने की संभावना लग रही है। सर, रोजाना आवक की स्थिति क्या है? ऊंझा की जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 6 से 7,000 बोरी है और रोजाना मांग 10 से 11,000 बोरी के आसपास है। राजस्थान की मंडियों की क्या रिपोर्ट है सर? मिला के 8-10 बोरी की मतलब बिकवाली रहती है सर। ओके ओके, यानी स्थिति खराब है। सर, उत्पादन का कुछ बॉल पार्क फिगर आप कुछ दे पाए? क्या लग रहा है कितना कम उत्पादन रह सकता है पिछले साल के मुकाबले जीरे का इस साल? देखो सर, अभी का जो अनुमान है ये ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 से 15% अभी लेस है टोटल उत्पादन में से राजस्थान गुजरात मिला के। लेकिन सर मेन रोल इसमें रहता है आगे का मौसम। यदि मौसम अनुकूल रहता है तो 10 से 20% बढ़ भी सकता है, लेकिन यदि मौसम अनुकूल नहीं रहा तो 20% घट भी सकता है, 20 से 30%। सर शुक्रिया। ये एक ऐसी कमोडिटी है कि उसको प्रॉपर उसका उत्पादन 15 भी 1 महीना 1.5 महीना के बाद ही मालूम पड़ेगा सर। ओके
ओके, शुक्रिया सर। यानी लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, मौसम भी अनुकूल साथ नहीं दे रहा है, यील्ड की भी दिक्कतें हैं और इस वजह से लग रहा है कि फरवरी तक भाव में तेजी ही का ही रुख रहेगा। हो सकता है छोटे मोटे करेक्शन आए, लेकिन इसमें तेजी का ही रुख रहेगा, ऐसा किशोर शाह मानते हैं। वायदा के हिसाब से वंदना जी क्या लग रहा है, मसालों में क्या, जीरे में लग रहा है आपको और भी यहाँ से तेजी, कितनी तेजी और यहाँ से दिख रही है आपको? विश्वमोहन जी, हिटअप हो गई है रैली काफी यहाँ पे और विंटर्स है ऑलरेडी और वेटिंग सीजन फिर से अप्रोचिंग आएगा कुछ दिनों बाद। तो मेरे ख्याल से स्पाइसेस की मांग जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी। जो भी 27,000 के करीब 27,500 मुझे लग रहा है कि एनसीडीएक्स में जीरा एक बार फिर से आ सकता है, लेकिन अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहेगा और मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि एक बार 30,000 31,000 तक के जो लेवल्स हैं वो इजिली न्यू अराइवल से पहले यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो जो भी गिरावट आ रही है, जो बेस रहेगा 27,000 से 26,000 के बीच में रहेगा और यहाँ पे रिकॉर्ड हाई फिर से आता हुआ देख सकते हैं हम करीब 31,000 का जीरे में। ओके, आपका व्यू मसालों पर क्या है रवि जी? जरूर से जीरा की ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि मैं टर्मरिक में मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि वहां पे ज्यादातर पॉजिटिव फंडामेंटल वर्क कर रहे हैं। जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 8,500 करीब एक बाई पोजीशन आप ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में इतना ज्यादा कंसर्न है और प्राइस पे अभी रिजनेबल लेवल पे, हायर लेवल से काफी करेक्शन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट 8,450 का टर्मरिक में आया है। तो अभी 8,400 के स्टॉप लॉस के साथ एक कमोडिटी बाई किया जा सकता है। मेरा टारगेट उसमें 8,640 का रहेगा। तो मुझे लग रहा है स्पाइसेस पैक में अगर ये लेवल पे जाना है तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज अभी भी टर्मरिक में बुलिश साइड, पॉजिटिव साइड अभी भी फेवरेबल है। ओके, यानी टर्मरिक में ज्यादा तेजी यहाँ से दिख रही है। और जीरे में कितनी तेजी आपको और लग रही है यहाँ से रवि जी? डेफिनेटली जीरे में अभी भी फंडामेंटल पॉजिटिव है। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस नहीं है क्योंकि प्राइसेस में काफी बड़ा इजाफा करीबन 13,000 से स्टार्ट हुआ था और अभी ऑलमोस्ट 30,000 के करीब पहुंचा है। तो थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, टाइम करेक्शन होगा, बट करीबन 29,800 से 30,000 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मेंथा को लेकर काफी सवाल आते हैं। वंदना जी, मेंथा में क्या हो रहा है? 1,000 के ऊपर तेजी टिक नहीं पा रही है, क्या 1,200 तक के लेवल दिख रहे हैं क्या मेंथा में, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है मेंथा से? विश्वमन जी, प्राइसेस काफी नीचे आए थे और सिंथेटिक मेंथा का बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पॉट में मेरी बात हुई थी तो वहां पे स्पॉट मार्केट में यहाँ पे लेवाली बढ़ी है, जिसकी वजह से एक हमें इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं और साथ में फ्यूचर्स मार्केट में बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आई है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए। करीब करीब मेंथा में मुझे लग रहा है 1,028 के लेवल के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 30 के करीब। 1,060 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे आ सकता है इजिली। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,010 का और थोड़ा सा 1 से 1.5 महीने का अगर टाइम फ्रेम रखते हैं विश्वमोहन जी, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 1,200 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे मेंथा में इस बार आना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हायर साइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल। ओके, रवि जी, कॉटन सीड ऑयल के कल 6% के ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ, आज क्या लग रहा है, क्या हो रहा है कॉटन सीड केक में और आगे किस तरह की उम्मीद की जाए कॉटन सीड केक से? उसमें भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल कॉमन हुई है। जीरा के साइड जैसे ही फंडामेंटल है क्योंकि वहां पे पाइपलाइन लास्ट ईयर की काफी खाली है। वैसे सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं थी कपास की, बट जिनर्स ने अपनी कैपेसिटी 20 से 40% ही रखी थी। इस हिसाब से कोकुड़ जो कपास ऑयल केक है वो आ नहीं सका। और जैसे ही सर्दियों का मौसम बढ़ेगा, जैसे हम जनवरी फरवरी को और जाएंगे, उसके एक्सट्रीम सीजनलिटी का टाइम होता है और वो प्राइस पीक होता है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अभी भी 1 महीने तक और ये तेजी का रुख है वो आगे बढ़ सकता है। ओवरऑल मेरा मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म किसी को रुक सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड किया कर सकते हैं, वो लोग अपना 2700 के नीचे कोई भी स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि एक बार पहला टारगेट 2,820 का रहेगा, बट अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो शॉर्ट टर्म में 3,000 तक भी कोकुड़ कपास ऑयल केक जा सकता है। कैस्टर पर आपका व्यू वंदना जी? कैस्टर में विश्वमोहन जी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि फॉल जो है थोड़ा कंटिन्यू रहना चाहिए। थोड़ा सा सप्लाई का प्रेशर इसमें आया है और चाइना से यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद थी मार्केट को, लेकिन यहाँ पे फिर से दिक्कतें आ रही हैं, एक्सपोर्ट खुल नहीं रहा। मेरे ख्याल से 71-70 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 7100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7200 का लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 69 से 6800 के बीच में यहाँ पे मेजर सपोर्ट बनेगा कैस्टर में। ओके, आपको भी लग रहा है रवि जी की बेच कर जाना चाहिए कैस्टर को?
जरूर से ऑलमोस्ट 10-20 रुपए का ही फर्क है मेरे और वन्ना जी के कॉल्स में। मैंने भी कैस्टर के सेम कॉन्ट्रैक्ट में सेल का रिकमेंडेशन दिया है। 7180 के करीब मैंने सेल रिकमेंडेशन दिया है। 7070 का मेरा टारगेट रहेगा। 7240 का एक स्टॉप लॉस लगा है। कैस्टर में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो दिसंबर एंड से अराइवल आती है वो मिड दिसंबर से चालू हुई, और सेकंड चाइना हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कैस्टर ऑयल का, तो वहां पे थोड़ी किल्लत चल रही है, तो थोड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को लेकर मार्केट कंसर्न है। चलिए, शुक्रिया।